मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, कौन सा पेपर होने वाला है? आधुनिक काव्य का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपके सामने जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, अति लघुतरात्मक जो आपके सामने प्रश्न होने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है भाई। वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ आपके सामने अपन ने भाई, आप सबको पता है 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर है उनको कंप्लीट करना है। साथ के साथ आपके जितने भी साथ के दोस्त हैं उनको 5 विद्यार्थियों को भाई इस वीडियो को शेयर कर दो। और ये पीडीएफ है, कहां पर मिलेगी भाई आपके सामने, इसके बारे में भी मैं शुरू करने से पहले आपको एक बार बता देता हूं। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे उस टेलीग्राम के लिंक पे ऊपर क्लिक करोगे आपको यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना और सर्च करना है हिंदी। क्या सर्च करना है? हिंदी सर्च करना है और हिंदी लिटरेचर बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी और इस पे क्लिक करके पढ़ लेना भाई। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं आपके सामने यूनिट फर्स्ट को, जिसमें आधुनिक काव्य के पृष्ठभूमि और काव्य धाराओं के बारे में बताइए कि आधुनिक काव्य क्या होता है, आधुनिक काव्य की पृष्ठभूमि क्या होती है और काव्य धाराएं क्या होती है। उससे संबंधित आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, आधुनिक काव्य क्या है? आधुनिक काव्य वह कविता है जिसमें आधुनिक जीवन बोध, यथार्थ कवि, व्यक्ति चेतना, सामाजिक सरोकार और नवीन शिल्प एवं भाषा प्रयोग दिखाई देता है। मतलब आधुनिक काव्य क्या भाई आपके सामने? आधुनिक काव्य कविता का वह रूप है जिसमें कविता का आधुनिकता दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? जो उस समय का जो यथार्थवादी जीवन देखने को मिलता है, जीवन की जो व्यक्ति चेतना देखने को मिलती है और सामाजिक सरोकार देखने को मिलता है, उसके नवीन शिल्प और भाषा प्रयोग का दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देता भाई आपके सामने? उस समय का सामाजिक जीवन कैसा होता था लोगों को, और जो नवीन शिल्प है आज के समय जो समाज कैसा है और उसमें किस तरीके की जो भाषा है उसके प्रयोग का दिखाई पड़ता है आधुनिक काव्य में। समझ में आ गया? तो भाई आधुनिक काव्य तो आधुनिक जीवन शैली की बात की जाएगी, आधुनिक लोगों का जीवन की बात की जाएगी, व्यक्ति चेतना की बात की जाती है। अगले वाला, भारतेंदु युग का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारतेंदु युग ने हिंदी कविताओं को आधुनिक चेतना, राष्ट्रीयता, सामाजिक और भाषाई जागरण में सूत्रपात करने का काम किया गया है। भारतेंदु युग ने क्या किया है? जो आपके सामने जो हिंदी कविता है उसको आधुनिकता का रूप देने का काम किया है। क्या किया है? जो आपके सामने जो आधुनिक युग है उसमें जो आपके सामने कविताओं का जो नया रूप है वो किस रूप में दिखाई पड़ता है, उस रूप में दिखाने का प्रयास किया है। लोगों की राष्ट्रीयता की भावना कैसी होती है, सामाजिकता व भाषाई जागरण को सूत्रपात किया है। मतलब जो राष्ट्रीयता की जो बना, क्योंकि 1800 के आसपास आपके सामने समय काल था जिसमें भारतेंदु युग है उसकी शुरुआत होती है। उस समय अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे, तो उस समय की राष्ट्रीयता की जो भावना है, समाज में लोगों को किस तरीके से समाज में लोग रहते थे और नई भाषा है वो धीरे धीरे आपके सामने हिंदी साहित्य के अंदर आ रही थी। द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य बताइए। द्विवेदी युग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? द्विवेदी युग का उद्देश्य साहित्य में नैतिकता, सुधारवादी और राष्ट्रीय चेतना से युक्त बनाना है। मतलब द्विवेदी युग ने क्या किया भाई, जो हिंदी साहित्य है उसमें नैतिकता जोड़ने का काम किया। मतलब समाज के अंदर जो संस्कार है, हमारी जो सामाजिकता क्या है उसको जोड़ने का काम किया। समाज में सुधारवादी विचारधारा, सुधारवादी क्या, समाज के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, समाज में सुधार होने की जरूरत है, जहां जहां पर सुधार की जरूरत है उसके बारे में बात की। और राष्ट्रीय चेतना है, लोगों को एकजुट रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, उस राष्ट्रीय चेतना को युक्त बनाने का काम किया। छायावाद का राष्ट्रीय तत्व क्या होता है? छायावाद का राष्ट्रीय तत्व है आत्म अनुभूति, सौंदर्य चेतना और प्रकृति प्रेम व भावनात्मक जो गहनता है। मतलब छायावाद में क्या की गई भाई आपके सामने? केंद्रीय तत्व आत्म अनुभूति पर रहा। मतलब मनुष्य को क्या करना भाई आपके सामने? आत्म अनुभूति पर जोर देना है। सभी के सभी लोग है भाई, आपको उनको क्या करना है? अपनी आत्मा है उस पर जोर देना होता है। सौंदर्य चेतना, मनुष्य और प्रकृति है, वो प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको बताने का प्रयास किया। प्रकृति प्रेम और भावनात्मक गहनता पर जोर दिया। किस चीज पर जोर दिया? प्रकृति में लोग कैसे रहते हैं इस चीज पर जोर दिया, और भावनात्मक रूप से लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए उसकी गहनता पर जोर देने का काम किया। समझ में आ गया? आत्म अनुभूति की बात की, सौंदर्य चेतना, प्रकृति प्रेम और भावनात्मक गहनता पर जोर देने का काम किया। छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद,
निराला, पंत और महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख कवि हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये सब प्रमुख कवि हैं। कौन से युग के? छायावाद का जो युग है उसके प्रमुख कवि हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये सब प्रमुख कवि हैं भाई। अगले वाला पॉइंट है प्रकृतिवाद की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में लिखिए। प्रकृतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां समाज यथार्थ, वर्ग संघर्ष और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण करती है। प्रकृतिवाद क्या करती है? जो अपना जो मुख्य समाज की जो वास्तविकता होती है, क्या होती है? समाज की जो वास्तविकता होती है उसको दिखाने का काम करती है क्या? प्रकृतिवाद। जो समाज में जो अलग अलग प्रकार के संघर्ष हैं, क्या है? समाज में जो अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में जो संघर्ष है, वर्ग संघर्ष को दिखाती है। और शोषित वर्ग, जो हमारे समाज में जो शोषण हो रहा है लोगों को, उसकी पीड़ा भी दिखाने का काम किया है। क्या काम किया है? जो लोगों की जो शोषण हो रहा है उसकी पीड़ा भी दिखाने का काम किया गया। यही प्रकृतिवाद की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब उस समय जो समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार का वर्ग होता था उनमें क्या पीड़ाएं थी, उन सभी पीड़ाओं को उसके माध्यम से दिखाया गया है। प्रयोगवाद का मूल स्वर क्या है? प्रयोगवाद में नई भाषाएं, नए विषय, नई भाषा, नई प्रतीक और शिल्पगत प्रयोगों का विशेष बल दिया गया है। क्या किया गया भाई? एक तो यह प्रश्न आप जरूर से याद कर लेना, इसमें जो मैंने अभी ऊपर प्रश्न कराया था आपको, एक ये वाला छायावाद के प्रमुख कवि वाला, ये आएगा भाई, रट लेना, अच्छे से देख लेना, है ना। प्रयोगवाद में आपके सामने नई भाषा का, नए विषय का प्रयोग किया जाने लग गया, नई भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, नए प्रतीक और नए शिल्पगत प्रयोगों का प्रयोग किया जाने लग गया। मतलब अलग अलग प्रकार की नई भाषाओं का प्रयोग करते थे लोग, नए प्रतीकों का और शिल्पगत प्रयोगों का उसमें विशेष प्रयोग किया जाता था। नई कविता की पहचान क्या है? नई कविता की पहचान क्या है? नई कविता में व्यक्ति के आंतरिक अनुभूतियां, तनाव, विडंबना और आधुनिक जीवन की जटिलता व्यक्त होती है। मतलब जो नई कविता लिखी गई है, लिखी गई है, जो नई कविता लिखी गई है, इसमें मनुष्य के अंदर जो आंतरिक अनुभूतियां हैं, कोई भी मनुष्य होता है उसके अंदर अनेकों प्रकार की जो अंदर से अनुभूति आती हैं उसकी बात की गई है। मनुष्य कैसे तनाव का जीवन जीता है, कैसे एक मनुष्य का विडंबनापूर्ण जीवन होता है, और आधुनिक जटिलताओं को व्यक्त किया गया है। देखो सीधी सीधी बात है, आज का समय समाज में क्या है? इंसान अकेलो रहे, तो वो अकेलो रहे जब उनका यह महसूस हुए समाज में तलाक होगा, समाज में आपके सामने संस्कृति में जो बदलाव आ रहा है, पहले सब लोग एक जगह रहा करता, अब अलग अलग रहने लगा। तो ये समाज के अंदर जो इंसान के आंतरिक जो लड़ाइयां होती हैं, अंतर्द्वंद की लड़ाई होती है, उसके अंदर नई कविता में बात की गई है। आधुनिक कविता में भाषा का स्वरूप कैसा है? आधुनिक कविता में जो भाषा है वो कैसी प्रयोग की गई? सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, और प्रतीकात्मक और व्यंजना प्रधान जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया है। कैसी भाषा है? सरल भाषा है, अपन जैसे बोलचाल में जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं वैसी भाषा है। प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? अलग अलग प्रकार के जो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों का और व्यंजनों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट था भाई, अच्छे से करना था आपको। आधुनिक कविता के विषय क्षेत्रों के बारे में बताइए। आधुनिक कविता का विषय क्षेत्र व्यक्ति, समाज, राजनीति, अस्तित्व, संघर्ष के मानव मूल्य है। मतलब आधुनिक कविता में कैसे कैसे क्षेत्र है भाई? व्यक्ति, समाज, राजनीति और अस्तित्व की लड़ाई देखने को मिलता है। मतलब आज के समय इंसान कैसे आपस में संघर्ष कर रहा है, राजनीति कैसे प्रभावित करती है समाज को, समाज में लोग आपस में कैसे आपके सामने लड़ रहे हैं, एकता कैसे है, सहयोग कैसे है, उसके बारे में बताया गया है। छायावाद को स्वर्णिम युग क्यों माना जाता है? छायावाद को स्वर्णीय युग इसलिए माना गया क्योंकि भाव, गंभीरता, सौंदर्य चेतना, काव्यात्मक उत्कर्ष के कारण छायावाद का स्वर्णीय युग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो शब्दों को कहने की जो भाव, कहने का तरीका वो सबसे शानदार था। सौंदर्य चेतना, शब्दों की जो सौंदर्यता थी, शब्दों में सौंदर्य था, जो शब्दों को प्रयोग करने की जो सौंदर्य बहुत शानदार था। काव्यात्मक शब्दों, जो कविताएं, कहानियों को काव्यात्मक रूप से प्रयोग किया जाता था। अगले वाला पॉइंट है प्रगतिवादी कविता का लक्ष्य क्या होता है? प्रगतिवादी कविता का लक्ष्य सामाजिक अन्याय का विरोध करना है। जो प्रगतिवादी कविता है उसका लक्ष्य क्या है? जो समाज के अंदर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय का विरोध करना आपके सामने किसका काम है भाई? प्रगतिवादी जो कविता लिखने वाले लोग हैं उनका काम है। समानता आधारित समाज की स्थापना करना, और ऐसे समाज की स्थापना करना जहां पर समाज का हर वर्ग समान है, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम हो, अलग अलग धर्म के लोग हो, सभी लोग आपके सामने क्या हो?
समानता के साथ रहे, यही प्रगतिवादी कविताओं का प्रमुख लक्ष्य रहा है। आधुनिक काव्य में प्रतीकों का महत्व समझाइए, मतलब जो आधुनिक काव्य है उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो प्रतीक है उनका क्या महत्व होता है। आधुनिक कविताओं में गूढ़ भावों को संक्षेप व प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया, मतलब जो एकदम गहराई से जो शब्दों का प्रयोग होता है ना, उन शब्दों को गूढ़ भावों को बहुत ही गहरे से बताया गया है और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है? शब्दों को बहुत ही प्रभावी ढंग से व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। किसके अंदर? आपके सामने आधुनिक काव्य में। कौन से काव्य में? आधुनिक काव्य में आपके सामने क्या किया गया है? जो शब्दों को बहुत ही गूढ़ भाव के साथ गहराई से संक्षेप और प्रभावी ढंग से बताने का काम किया है। नई कविताओं का यथार्थवाद कैसे प्रतीक होता है, मतलब जो नई कविता है उसमें वास्तविकता कैसे प्रतीक होती है। नई कविताओं में यथार्थवाद व्यक्तिगत है, मतलब हर व्यक्ति विशेष के हिसाब से बनाई गई है। मानसिक और सामाजिक स्तर पे बताई गई। कैसे बताई गई है? सामाजिक और मानसिक स्तर पे बताई गई है। उसका बहुत ही गहरा और विश्लेषणात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरे स्तर से और विश्लेषणात्मक स्तर से प्रभाव पड़ता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने आधुनिक काव्य की एक सीमा बताइए। जटिलता और बौद्धिकता के कारण कई बार आधुनिक कविता सामान्य पाठकों के लिए कठिन हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो जटिलता और बौद्धिकता के कारण काफी बार क्या होता है, आधुनिक कविता होती है ना, वो सामान्य पाठकों के लिए कठिन हो जाती है। देखो, अगर कोई आम आदमी अगर इनको पढ़ता ना, तो इसके अंदर क्या अंतर्द्वंद की बात की गई, मनुष्य के अंदर किस किस तरीके की भावनाएं चलती रहती है उसकी बात की गई। इसीलिए यह बहुत ही जटिल भाषा का उसमें प्रयोग किया गया और बहुत ही गूढ़ जो बौद्धिकता चाहिए, मतलब एकदम गहराई से आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, आपको सामाजिकता का ज्ञान होना जरूरी है, आपकी बुद्धि उस स्तर पे विकसित होनी जरूरी है, तभी आप आधुनिक काव्य को समझ सकते हो। काफी बार ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होती है समझने में। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 की तरफ। हरिओद मैथिली शरण गुप्त, दिनकर व जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपके सामने साहित्य का रचना की गई है। ये जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। प्रिय प्रवास किस युग की कृति है, मतलब प्रिय प्रवास जो कविता लिखी गई है आपके सामने किस युग की कवि भाई आपके सामने? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग के प्रमुख काव्य कृति है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। प्रिय प्रवास किसके? द्विवेदी युग के प्रमुख काव्य कृतियों में से एक है। प्रिय प्रवास का मुख्य विषय क्या है? प्रिय प्रवास का मुख्य विषय भारतीय संस्कृति को गौरव और राष्ट्रीय चेतना प्रदान करना है। क्या है? प्रिय प्रवास में जो भारतीय संस्कृति है उसको गौरवान्वित करना, मतलब उसके गौरव, उसकी संस्कृति के बारे में सभी बताना, और राष्ट्रीय चेतना है उसके बारे में बताना। राष्ट्रीय चेतना का अर्थ क्या होता है? सभी के सभी जो लोग हैं उसके ऊपर जो राष्ट्रीयता की भावना है वो बताना प्रमुख लक्ष्य है। हरिओद में काव्य की भाषा कैसी है? हरिओद उसमें काव्य की भाषा कैसी है? हरिओद की भाषा परिष्कृत संस्कृत निष्ठ व गद्यात्मक से युक्त है। किससे युक्त है आपके सामने? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, गद्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सी भाषा का? परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? हरिओद के द्वारा। मातृभूमि की कविताओं का केंद्रीय भाव बताइए, मतलब मातृभूमि कविता है उसका केंद्रीय भाव क्या है? मातृभूमि कविता में राष्ट्र प्रेम और त्याग भावना की सशक्त चित्रण किया गया है। मातृभूमि में आपके सामने किसकी बात की गई? राष्ट्र प्रेम की बात की गई है। त्याग भावना को एकदम सशक्त और विस्तृत रूप से आपके सामने चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो मातृभूमि में आपके सामने जो राष्ट्र प्रेम है उसकी बात की गई है और त्याग भावना के बारे में बताया गया है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को भाई आपके राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं उनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है, सांस्कृतिक चेतना की भावना देखने को मिलती है और आदर्शवाद की भावना देखने को मिलती है। भाई उनकी जो कविताएं हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिलती है, सांस्कृतिक चेतना देखने को मिलती है और आदर्श रूप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कविताओं को बताने का जो आदर्श रूप है वो देखने को मिलता है। दिनकर की कविताओं का प्रधान रस कौन सा है? तो दिनकर के द्वारा जो आपके सामने मुख्य रूप से कविताओं का यूज किया जाता है वो कौन से? वीर और ओज रस। कौन सी कविताएं? वीर रस। वीर रस की कविताएं कौन सी होती है भाई? जो आपके सामने साहस की बात करती हैं, उत्साह की बात करती हैं। इस प्रकार की कविताओं का प्रयोग किया गया है। किसके द्वारा? दिनकर के द्वारा। समझ में आ गया? वीर रस और ओज रस से ओतप्रोत है। अगले वाला, अनल क्रीट कविताओं का मूल उद्देश्य क्या होता है? अनल करीट का उद्देश्य संघर्ष, बलिदान व क्रांति की भावना को जागृत करना। मतलब जो अनल करीट जो कविताएं लिखी गई हैं, कौन सी कविताएं? अनल करीट जो कविताएं लिखी गई है उसका उद्देश्य यही है, समाज के अंदर संघर्ष, बलिदान की भावना और क्रांति की भावना को जगाना। वो आपके सामने
प्रयास किया गया है इसके अंदर। तो सभी कविताएं भाई उनका प्रमुख प्रयास यही है कि समाज के अंदर संघर्ष की भावना, बलिदान की भावना और क्रांति की भावना को अपन जागृत कर सके। अगले वाला है जयशंकर प्रसाद की काव्य दृष्टिकोण को बताइए। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा काव्यात्मक विशेषताएं क्या है? जयशंकर प्रसाद का काव्य आध्यात्मिक, दार्शनिक और आत्म अनुभूति से प्रधान प्रमुख है। मतलब जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो भी काव्य लिखा गया उसमें किसकी बात की गई? अध्यात्म की बात की गई। किसकी बात की गई भाई? आध्यात्मिकता देखने को मिलता है, ईश्वर है उसकी बात होती है, दर्शन की बात होती है और आत्म अनुभूति की बात होती है कि कोई भी इंसान को अपने अंदर की अनुभूतियों के बारे में पता चल सके, इसकी बात होती है। कामायनी किस प्रवृत्ति की रचना है? कामायनी किस प्रवृत्ति की रचना है? कामायनी छायावादी महाकाव्य है। कामायनी कैसा साहित्य है? छायावादी महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य भाई? छायावादियों का प्रमुख महाकाव्य के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला है कामायनी का केंद्रीय विचार क्या है? कामायनी का प्रमुख विचार और केंद्रीय विचार क्या है भाई? कामायनी मानव मन के बौद्धिक, भावनात्मक व नैतिक संघर्ष को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। कामायनी क्या करती है? कोई भी मनुष्य के अंदर किस प्रकार से उसके बौद्धिकता के अंदर, भावनात्मक में और नैतिक संघर्ष देखने को मिलता है। कोई भी मनुष्य होता है ना, उसके विचारों के अंदर कैसे लड़ाइयां चलती रहती है। मतलब उसके विचारों के अंदर बौद्धिकता, आपस में लड़े, मनुष्य के जो दिमाग में कैसे लड़ाइयां चलती रहती है, भावनात्मक रूप से कैसी लड़ाइयां चलती हैं और जो नैतिक रूप से संघर्ष होते हैं उसके बारे में कैसे बातें चलती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। गुप्त जी के काव्य का आदर्शवाद कैसे प्रकट कर सकते हैं? उनके काव्य में नैतिकता, त्याग और कर्तव्य की भावना के माध्यम से हम आदर्शवाद प्रकट करते हैं। गुप्त जी हैं वो क्या करते हैं? उनके द्वारा जो नैतिकता को बताने का काम करते हैं। गुप्त जी का आपके सामने काव्य है, उसके बारे में अपन ने देखा। दिनकर को राष्ट्रीय क्रांतिकारी कवि क्यों कहा जाता है? दिनकर को क्रांतिकारी कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि अन्याय के विरुद्ध उन्होंने ओजपूर्ण और आपके सामने विद्रोही स्वरूपे कविताओं की रचना की। मतलब जो समाज में जो अलग अलग प्रकार का जो अन्याय देखने को मिलता था उसके ऊपर उनको, समाज के अंदर जो आपके सामने जो अन्याय देखने को मिलता है उसको ओजपूर्ण क्या होता है? आपके सामने अपनी बातों को उन्होंने पूरी की पूरी कैसे बताई? आपके सामने सभी लोगों के सामने प्रकट की है। किस रूप में? एकदम शक्तिशाली रूप में आपके सामने, जो जैसे लोगों को अपने देश प्रेम की भावना होती है उस रूप में उन्होंने प्रदान किया है। प्रसाद की काव्य की विशेषताओं के बारे में बताइए। जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताओं में उन्होंने कोमलता और दार्शनिक गहराई दिखाई दी। प्रकृति के जो प्रति उनका जो प्रेम है उसको उनका दिखाई पड़ता है। बहुत ही कोमल और दार्शनिक गहराई के साथ उनके द्वारा क्या है? सारी की सारी कविताओं की रचना की गई है। द्विवेदी युग में कविताओं का उद्देश्य क्या होता है? द्विवेदी युग में समाज का सुधार, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय जागरण में द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं क्या विशेषताएं? समाज के अंदर जो सुधार दिखाई पड़ता है, नैतिक शिक्षा और राष्ट्रीय जागरण है, वो आपके सामने द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। हरिओद के काव्य महत्व के बारे में बताइए। हरिओद ने खड़ी बोली की कविताओं को क्या दिखाया है? सशक्त रूप से दिखाने का प्रयास किया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें जिसमें निराला और सुमित्रा नंदन पंत की बात है। किसकी बात है भाई? कौन प्रमुख कवि है? निराला और सुमित्रा नंदन पंत प्रमुख कवि हैं। निराला किस प्रवृत्ति के कवि हैं? निराला को हम जानते हैं छायावाद और प्रगतिवाद के सेतु कवि है। मतलब छायावाद का भी उनके अंदर साहित्य देखने को मिलता है और प्रगतिवाद का भी साहित्य देखने को मिलता है। दोनों के दोनों साहित्य को उसको उन्होंने प्रमुख रूप से उपयोग किया। कौन सा? छायावाद का भी उनके अंदर कुछ ना कुछ अंश है और प्रगतिवाद का भी कुछ ना कुछ अंश दिखाई पड़ता है। दोनों के दोनों जो आपके सामने छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के बारे में उन्होंने बताया है। अगले वाला है निराला की कविताओं में स्वर कैसा है? निराला की जो कविताएं हैं उसके स्वर कैसा है भाई? निराला की कविताओं में विद्रोह, करुणा और सामाजिक यथार्थ का स्वर दिखाई पड़ता है। कैसा स्वर दिखाई पड़ता है? निराला की कविताओं में समाज के अंदर जो विद्रोह की भावना होती है उसके बारे में बताया है, करुणा की भावना के बारे में बताया और सामाजिक वास्तविकता के बारे में बताया गया है। बादल राग कविता की मूल भाव क्या है? बादल राग जो कविता उसमें क्रांति, विद्रोह और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में दिखाया। किस रूप में दिखाया है? बादल राग कविता के रूप में। बादल राग कविता उसमें क्रांति, विद्रोह और समाज में जो परिवर्तन किस तरीके से होता है उसके बारे में विस्तार से दिखाया गया है। जागो फिर एक बार कविता में क्या संदेश है? यह कविता संदेश को जागरण और संघर्ष के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? जागो फिर एक बार जो कविता है जो समाज है उसको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है कि सभी लोगों को भाई आपके सामने जब संघर्ष करके
आप किस तरीके से समाज में बदलाव ला सकते हो उसके ऊपर बात करती है। अगले वाला पॉइंट है, निराला के काव्य की भाषाएं कौन सी होती है? निराला के काव्य की कौन सी भाषा है? उन्होंने मुक्त भाषा का प्रयोग किया। कैसी भाषा का प्रयोग किया? मुक्त भाषा का प्रयोग किया। प्रयोग धर्मी और भाव विभाजक के रूप में उनको जाना जाता, मतलब एकदम मुक्त भाषा, उसमें कोई छंदों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। जो व्याकरणिक जो बंधन थे उन सभी व्याकरण के बंधन को तोड़कर आपके सामने निराला ने अपनी भाषा को प्रयुक्त करने का काम किया है। पंत के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पंत के काव्य में प्रकृति, सौंदर्य और कोमलता की भावना प्रमुख रूप से देखने को। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रथम रश्मि कविताओं किस भाव से अभिव्यक्त की गई है? प्रथम रश्मि कविताओं में आशा, नवजीवन और सौंदर्य चेतना की कविता है। किसकी कविता है? जिसमें आपके सामने जीवन से संबंधित आशा दिखाई पड़ती है, नवजीवन और सौंदर्य की चेतना दिखाई पड़ती है। किसकी दिखाई पड़ती है भाई? नया जीवन होता है, उसका सौंदर्य चेतना होती है, उससे संबंधित चीजें दिखाई पड़ती हैं। मौन निमंत्रण का विषय क्या है? मौन निमंत्रण में किसकी बात की गई? प्रकृति और आत्म अनुभूति की बात की गई। किसकी बात की गई है? प्रकृति की बात की गई है और आत्म अनुभूति की बात की गई है। भाई आपके सामने की मनुष्य को कैसे अपनी जो आत्मा की अनुभूति होती है उसके ऊपर काम करना चाहिए, उसकी बातें की गई है। पंत को आपके सामने प्रकृति का कवि क्यों कहा जाता है? तो सूर्यकांत जो आपके सामने जो सुमित्रा नंदन पंत है उनको प्रकृति का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अधिकांश कविताएं प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। क्या किया भाई? सुमित्रा नंदन पंत है, उनके द्वारा जितनी कविताएं लिखी गई उनमें लगभग कविताओं में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रकृति का चित्रण है वो उसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, इसीलिए पंत को आपके सामने प्रकृति का कवि कहा जाता है। छायावाद की कल्पना का क्या महत्व है? कल्पना, छायावाद में भावों को कलात्मक रूप देने का साधन है। छायावाद क्या है? आपके सामने कल्पनाएं होती है मनुष्य की, उन सभी भावनाओं को कलात्मक रूप देने का काम है किसका? छायावाद का। निराला की छंद योजना कैसी है? निराला ने छंद मुक्त और प्रयोगशील छंदों का प्रयोग किया है। कैसा प्रयोग किया है? जो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छंदों के बंधन में नहीं बंधे, उन्होंने छंद मुक्त साहित्य लिखा और प्रयोगशील छंद, किस प्रकार के छंद? जिनमें आपके सामने मुख्य रूप से प्रयोग जो छंद है उनको अपने हिसाब से प्रयोग किया गया उनके द्वारा। पंत की कविताओं को सौंदर्य बोध क्या होता है? उनकी सौंदर्य बोध जो पंत के द्वारा जो कविता लिखी गई उनमें कोमल भाषा, आध्यात्मिक और प्रकृति आधारित जो आपके सामने साहित्य की रचना की गई। किस प्रकार के साहित्य की रचना की गई? कोमल भाषा, आध्यात्मिक भाषा और प्रकृति आधारित जो भाषा है वो आपके सामने प्रयोग की गई। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। निराला के काव्य में करुण भाव कैसे प्रकट होता है? जो निराला है उनके द्वारा क्या किया गया है? सामाजिक शोषण, मानवीय पीड़ा का जो चित्रण है उसको विस्तृत रूप से प्रकट किया गया है। किस तरीके से प्रकट किया गया है? सामाजिक शोषण, मानव पीड़ा के जो चित्रण है उसको वास्तविकता के साथ प्रकट किया गया है। किसके द्वारा? निराला के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। पंत की कविताओं का लक्ष्य क्या है? जो आपके सामने जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके द्वारा सौंदर्य, शांति व आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराना है। पंत की कविताओं में क्या है? सौंदर्य भाव, शांति और आत्मिक आनंद की अनुभूति से संबंधित साहित्य की रचना की गई है। निराला की हिंदी कविताओं का स्थान कहाँ है? निराला की हिंदी कविताओं में प्रयोगशील और क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला को क्या माना जाता है? प्रयोगशील कवि और क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं भाई यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसमें भारती, अज्ञे व रघुवीर साय से संबंधित प्रश्न है। धर्मवीर भारती की कविताओं का मुख्य स्वर क्या है? धर्मवीर भारती के द्वारा उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना व मानवीय संवेदनाएं प्रमुख है। मतलब धर्मवीर भारती के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई उसमें सामाजिक चेतना, कौन सी चेतना? समाज की जो चेतना है, मानवीय संवेदनाएं हैं, उनको प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। क्या किया गया है? समाज की जो चेतना है, मानव की जो संवेदना है, उनका प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। कविता की मौत का क्या आशय होता है? कविताओं में संवेदना का अक्षय पर तीखा व्यंग प्रयुक्त किया गया है। क्या किया गया है? कविताएं होती हैं उनमें जो मानव के अंदर जो अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है ना, उन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। क्या किया गया है? तीखा व्यंग्य किया गया है कि कैसे आपके सामने जो कविताएं होती हैं वो मानव संवेदनाओं पर आपके सामने दिखाई देती हैं। आगे किस कवि धारा से जुड़े हुए हैं? आज्ञे है आपके सामने प्रयोगवाद की नई कविताओं के प्रमुख कवि हैं। मतलब आज्ञे की बात करें वो प्रयोगवाद के नई कविताओं के जो रचनाकार हैं उन प्रमुख कविताओं के प्रमुख कवियों में से हैं। अगले वाला है, नदी के दीव कविता के प्रमुख केंद्रीय भाव के बारे में बताइए।
ये कविता व्यक्तिवाद और अस्तित्व की अनुभूति से जुड़ी हुई है। मतलब नदी के द्वीप जो कविता है ये व्यक्तिवाद, कोई भी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है और उनके अस्तित्व की अनुभूति को बताने का काम करती है। क्या करती है? कोई भी व्यक्तिवाद होता है, कोई भी व्यक्ति की घटना हो गई, कोई मनुष्य का जो अस्तित्व होते हैं उसकी अनुभूति करवाने का काम करती है। कोई भी मनुष्य का अस्तित्व के बारे में बात करती है और कोई भी व्यक्ति विशेष के बारे में बताने का काम करती है। यह दीप अकेला का संदेश क्या है? यह दीप अकेला आपके सामने व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वाभिमान का संदेश देती है। किस चीज का संदेश देती है? कि हमें जीवन में आत्मनिर्भर रहना चाहिए। कैसा निर्भर रहना चाहिए? हमें खुद पर निर्भर रहना चाहिए, आत्मनिर्भरता का और स्वाभिमान का संदेश देती है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, रघुवीर साई की कविता का स्वर कैसा है? उनकी रघुवीर साई की जो कविता है उसमें व्यंग्य, राजनीतिक चेतना और जन सरोकार देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? उनकी कविताओं में जो समाज से संबंधित व्यंग्य किया गया है, राजनीति चेतना, जो राजनीति से संबंधित जो चेतना होती है उसके बारे में बात किया गया है, और जन सरोकार, सभी जनता है वो आपके सामने उसका अद्भुत चित्रण देखने को मिलता है। कैमरे में कैद अपाहिज कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग्य करना। मतलब मीडिया और जो समाज है वो कैसे असंवेदनशील बन गया है, उनकी असंवेदनशीलता पर क्या किया गया? व्यंग्य किया गया है। समझ में आ गया? क्योंकि हम हर चीज को आपके सामने की जो कैमरा होता है उसी के अंदर कैद करना चाहते हैं, और मीडिया है वो आपके सामने क्या है, जो समाज की वास्तविकता होती है उसको नहीं दिखा पा रहा है। इसके बारे में अपन बात की गई है कैमरे में कैद अपाहिज की बात के अंदर। रघुवीर साई को व्यंग्यकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कविताओं में तीखा व्यंग्य, सामाजिक व राजनीतिक व्यंग्य दिखाई पड़ता। उनकी कविताओं में क्या दिखाई पड़ता है भाई? आपके सामने सामाजिक और राजनीतिक व्यंग्य है वो मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं। राजनीति के ऊपर व्यंग्य किया उन्होंने, और समाज की जो आपके सामने वास्तविकता है उसके ऊपर उनके द्वारा व्यंग्य किया गया। तो भाई यही है, उनके द्वारा समाज के ऊपर व्यंग्य किया गया और राजनीति के ऊपर व्यंग्य किया गया। इसीलिए रघुवीर साई को क्या कहा जाता है? व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? व्यंग्यकार के रूप में जानते हैं। नई कविताओं में कविता व्यक्ति का चित्रण कैसा है? नई कविताओं में व्यक्ति को अकेला, संघर्षरत और आत्म विश्लेषणात्मक दिखाया गया है। तो ये था आपके सामने आधुनिक काव्य के जितने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।